अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में दोनों बॉर्डर्स पर सूरत हाल इस वक्त गैर मामूली है। मगरबी बॉर्डर पर हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे और मशरकी बॉर्डर पर हालात पुरअमन है या माजी की तरह दुश्मन कोई शरारत कर सकता है, इसके बारे में भी मुख्तलिफ कयासराइयां जारी हैं। खत्ते में बढ़ती कशीदगी, इस पर पाकिस्तान की तैयारियां, इस तमाम मामले पर आज बात करेंगे क्योंकि अब जंगों का तरीका कार बदल चुका है और टेक्नोलॉजी एयर डोमिनेंस की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है। एंड एवरीवन नोज दैट पाकिस्तान इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज। हमारी महारत, हमारा तजुर्बा और हमारी तैयारी, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया क्योंकि आप खुद एक फाइटर पायलट भी रह चुके हैं, सूरत हाल को ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं। तो आज का जो आगाज हम करने जा रहे हैं बातचीत का, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा टेक्निकल मामलात से करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। हाइब्रिड एयर वॉरफेयर के जमाने में पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 और लिंक 17 जैसे इंडिजिनस सिस्टम से स्मार्ट डेटरेंस कायम की है। तो आज के जमाने में ये स्ट्रैटेजीज कितनी अहमियत रखती हैं और ये जो सिस्टम्स हैं ये हमें कितना स्ट्रेंथन करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। सलमा, एक्चुअली JF-17 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जहां पूरी दुनिया में एयर फोर्सेस फेल हो गई, इंक्लूडिंग इजरायली एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, टू क्रिएट अ फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत कलील अरसे में चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके JF-17 जैसा प्लेटफॉर्म पेश किया। ठीक है ना। JF-17 की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि इसकी डेवलपमेंट कंप्लीटली हमारे हाथ में है, क्योंकि हम पहली कंट्री थे जिसने इसको को डेवलप किया और फिर को प्रोड्यूस किया। और क्योंकि हमने इसको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना दिया, तो हमारी कैपेबिलिटी को देखते हुए 3 से 4 कंट्रीज ने अभी तक इस जहाज को खरीद लिया। अगर आप आजकल जहाज खरीदने जाएं वेस्टर्न या अमेरिकन मार्केट में, तो जो ब्लॉक 4 या जनरेशन 4 या जनरेशन 4.5 एयरक्राफ्ट हैं, वो तकरीबन 80 मिलियन से 120 मिलियन में आपको सिर्फ एक क्लीन पीस मिलता है। ठीक है ना। और उसी कैपेबिलिटी का एक ऐसा जहाज जो क्या कहते हैं उनको मैच कर सकता हो हर तरीके से, आ, आ, आधी कीमत में मिले या उससे भी कम कीमत में मिले, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहां आपने 10 जहाज खरीदने हैं, उन्हीं पैसों में आप 20 से 25 जहाज खरीद सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी इस जहाज के अंदर कैपेबिलिटी रखी हुई है, वो ये है कि हम हर कंट्री को जिसको हम ये बेचते हैं, हम उसको ये ऑफर करते हैं कि उसके पास जो पुराने वेपन्स ऑलरेडी मौजूद हैं पहले जहाजों के ऊपर, हम उनको इस जहाज के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। सो पाकिस्तान ने कोई 10-15 साल पहले ये फैसला किया कि हमने JF-17 को अपना बैकबोन एयरक्राफ्ट बनाना है पाकिस्तान एयरफोर्स का, और हमारे पास तकरीबन 120 से 150 तक JF-17 होने चाहिए। लेकिन सलमा, जिस तरह आपको अंदाजा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी तेजी से तरक्की करते हैं, हर 4-5 साल के बाद आपको एहसास होता है कि आपका रेडार, आपके थ्रेट वार्निंग सिस्टम्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स वगैरह सब जरा थोड़े से आउटडेटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि एक नई और बेहतर चीज मार्केट में आ रही है। सो पाकिस्तान ने इस जहाज को मॉड्यूलर सिस्टम के ऊपर डिजाइन किया, और उस जो हमने अमेरिकन से F-16 के थ्रू सीखा, ठीक है ना। और हम लोगों ने पहले ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक 2, और अब हम ब्लॉक 3 बना रहे हैं। ब्लॉक 3 में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है वो है आईसा रेडार, जो बहुत दूर तक देख सकता है। एक मिलिट्री साइज टारगेट को समथिंग लाइक 300 किलोमीटर तक पिक कर सकता है। और उसके ऊपर हमने अब PL-15 और दूसरे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक। तो इंडिया ने जो एक कैपेबिलिटी हासिल की, $250 मिलियन पर पीस एक जहाज खरीद के, हमने उसी कैपेबिलिटी को शायद
मुझे सही कीमत का आज अंदाजा नहीं है, लेकिन समथिंग लाइक $50 to $60 million में हमने वो जहाज बना लिए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कंट्री जिसके रिसोर्सेस कम हैं, जो एक मॉडर्न एयरफोर्स को बनाना चाहती है, उसके लिए JF-17 आज दुनिया में सबसे अच्छी ऑप्शन है। और इसीलिए आप मई 2025 के बाद सलमा देख रही हैं कि हम्म, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट जो है वो JF-17 के ऊपर बढ़ गया। बिल्कुल सर, अब ऐसे ही है। आजकल आजकल एयरफोर्सेस, मैं सिर्फ एक पॉइंट पर आपका टाइम लेना चाहूंगा जी जी। कि सलमा देखिए, इंडिया और पाकिस्तान एक यूनिक ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ट्रू। हम दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनका न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत बड़ा है, और हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इंडिया से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्स भी अवेलेबल हैं। ट्रू। ठीक है। अब मैं इन टेक्निकल न्यूक्स के ऊपर हम बात करेंगे जब एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड पर आप आएंगी, और उस तरफ हम बात करेंगे। ठीक है ठीक है, ना? त्रिशूल पे जाने से पहले सर एक और चीज ऐड कर लें, नहीं क्योंकि नहीं, हम मैं अपनी। आपको एक बात समझाना चाह रहा था जी जी। कि देखिए, आजकल का जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान एक कन्वेंशनल जंग नहीं हो सकती। जब से हमने 1998 में अपने आप को न्यूक्लियर डिक्लेयर किया है, हम्म। हम कोई 4 मर्तबा एक दूसरे के साथ लड़ाई कर चुके हैं, और चारों मरता हमें यह एहसास हुआ है कि जो जंग है वो 4 से 5 दिन से आगे नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि हमें कन्वेंशनल डोमेन में नहीं, बल्कि सब कन्वेंशनल डोमेन में एक दूसरे के साथ जंग करनी पड़ेगी। जिसका मतलब है कि इन 4 से 5 दिनों के अंदर हम दुश्मन के ऊपर जितना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं हम उसको पहुंचाएं, क्योंकि जल्द अज जल्द कोई एक कंट्री जो है वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच जाएगी और वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की धमकी दे देगी। ठीक है ना? बिल्कुल। जो अब क्योंकि हमारे कंटिगुअस बॉर्डर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल कि जी के क्या कहते हैं कि कोई भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन डोम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस इलाके में हो। ठीक है ना? आप बेशक S-400 ले लें, या जो हमारे पास HU सिस्टम्स है, ठीक है हम्म। ना, आप वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स तो हैं, लेकिन वो आपको 100% एश्योरेंस नहीं देते अगेंस्ट अ बराज ऑफ मिसाइल्स सेंट एट वन कंट्री। ट्रू। ठीक है ना? सो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने एक हाई इंटेंसिटी वॉर करनी है, तो आपको एक ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी जो चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी एफर्ट को जनरेट कर सके। आउट ऑफ द थ्री सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सिर्फ ये एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है कि वो 1 घंटे के अंदर 200 सॉटीज उड़ सकती, या वो एक दिन में 500 सॉटीज उड़ सकती। ठीक है ना? और उनके थ्रू आप एनिमी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जो हमने अपने डिफेंसिव मोड में 6 और 7 मई को इंडिया को दिखलाया, और अपने रिस्पॉन्स में 9 और 10 मई को दिखलाया कि जी के किस तरह ऑपरेशंस कर सकते हैं और मैक्सिमम डैमेज दिया जा सकता है। सो इसलिए आजकल दुनिया ने जो है पूरी दुनिया में हर कंट्री जो है वो अपनी एयरफोर्स की डेवलपमेंट के ऊपर लगी हुई है, जिनको भी चाहिए कि जी के एक स्ट्रॉन्ग कैपेबल डिफेंस हो। सो एयरफोर्स इज द इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट करनी चाहिए। नो डाउट, एंड पाकिस्तान एयरफोर्स इज स्टार ऑफ साउथ एशिया। सर, चाइना से J-35 भी पाकिस्तान ले रहा है, स्टेल्थ फाइटर्स हैं ये, लेकिन भारत के पास अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है स्टेल्थ फाइटर्स नहीं है। तो करंट सिनेरियो में, जैसे आपने कहा कि हमें एयर कैपेबिलिटीज पे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अगर ऐसा दुश्मन मौजूद है जो न्यूक्लियर पावर भी है तो बहुत जरूरी है। तो इस सिनेरियो में रहते हुए स्टेल्थ फाइटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, जो 4.5 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हम्म। उनके लिए स्टेल्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आपने राफेल को काउंटर करना है, तो हम्म। आपको, राफेल इज अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है हम्म। ना, लेकिन अगर आपने इसको काउंटर करना है और इंडिया को और थ्रेटन करना है इस एरिया में, तो आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एनिमी का रेडार है उस जहाज को बहुत देर में पिक करता है, ठीक है ना, और आप अंदर घुस के एनिमी को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकते हैं विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। ठीक है ना?
ठीक तो है। ये न्यूज़ है मार्केट में कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है, और चाइना हमें बेचना भी चाह रहा है F-35। हम्म। लेकिन क्या अब ये डील फाइनल हो गई है या नहीं हो गई, मुझे नहीं पता। मैं सच्ची इस बात। बारे में सर ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि जी। बातें चल रही थी तो मैंने सोचा चले इस पे भी आपका कमेंट ले लिया जाए। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि डील हो गई या नहीं हुई या मेच्योर हुई। तो जो नॉर्मली ये होता है कि हम किसी कंट्री से कोई देखिए, एयरक्राफ्ट जब बाय अब करते हैं। सलमा, पाकिस्तान एयरफोर्स का सिर्फ एक कंसर्न था जी कि जी। F-35 अभी तक चाइनीज एयरफोर्स में ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ। ओके। ठीक है। ठीक है ना। और हमें सो अगर आई एम श्योर के इस वक्त जो एक बहुत ही कैपेबल लीडरशिप एयरफोर्स को लीड कर रही है, ठीक है ना, और एयर चीफ मार्शल बाबर इस चीज की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे होंगे कि हम्म। हम एक किस तरह चाइना के साथ एक डील करें, कि क्या कहते हैं कि अगर हम F-35 ले लेते हैं तो चाइना भी उसको अपने अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करके ऑपरेशनलाइज करे। देखिए, जितने ज्यादा एयरफोर्सेस एक जहाज को उड़ा रही होती हैं, उस जहाज के ऊपर वो जहाज उतना चीप हो जाता है। ट्रू। ठीक है ना, वन। नंबर टू, उसको उसके ऊपर उसको ऑपरेशनलाइज करना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि फिर अब एक से बेहतर दो दिमाग होते हैं और दो से बेहतर चार दिमाग होते हैं। लेकिन सर नॉर्मली हम जिस जब किसी कंट्री से एयरक्राफ्ट लेते हैं तो अगर जैसे जंगी तैयारा है तो जाहिर है जो उसका एक्सपोर्ट वर्जन होगा वो फुल फीचर्स के साथ नहीं होगा। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि हमें जो वर्जन मिल रहा है वो उनकी अपनी इन्वेंट्री में से मिल रहा है या उसका कोई स्पेशल वर्जन दिया जा रहा है। एग्जैक्टली जैसे PL-15 के ऊपर, हम्म। जब हमारी और चाइना की हुई थी तो चाइना ने हमें वो वर्जन दिया जो वो अपने जहाजों पे उड़ाते हैं। अच्छा, ये कोई बात इतनी एबनॉर्मल नहीं है, ठीक ठीक। है ना। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका है वो हमें एक जहाज बेचता है, तो वो नेचुरली वो कहते हैं ना कि बिल्ली शेर को भी नहीं सिखाती कि दरख्त पे कैसे चढ़ना है। तो एक ना एक या दो चीजें तो वो अपने हाथ में रखते हैं ना, ताकि उनकी एयरफोर्स को वो सुपरियॉरिटी हासिल हो। ट्रू। ठीक है ना। लेकिन देखिए, हम चाइनीज वेपन्स के सबसे बड़े खरीदार हैं, वन। नंबर टू, वन नंबर, और जो दूसरी चीज है कि चाइना को मई 2025 के बाद जितनी प्रोजेक्शन मिली है ऑन इट्स मिलिट्री डेवलपमेंट, नो डाउट। ठीक है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करते तो उनको ये प्रोजेक्शन नहीं मिलनी थी। नो डाउट। आज तक से जो चाइनीज वेपन्स थे ना, वो वॉर प्रूवन नहीं थे। ठीक है ना, क्योंकि चाइना ने पिछले 50-60 साल में किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है ना। सो और उनके हमें वेपन्स जो मौका थे, मिल गया। और हमें और हमने दुनिया को शो किया कि अगर चाइनीज वेपन्स हो और पाकिस्तानी दिमाग हो तो ये सबसे लीथल कॉम्बिनेशन है। नो ठीक है डाउट ना। इसमें कोई दो और राय नहीं। पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं और एयरफोर्स खास तौर पे, उन्होंने ये चीज शो की कि जी कि आप एक, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा माड़ी भी चीज हो तो आप अपने दिमाग से उसको बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट। देखिए, सर हमें। हम्म। जी। सॉरी, आप पूछ लें अब मैं सवाल। ये पूछना चाह रही थी सर कि हमने बिल्कुल ना सिर्फ अपने दिमाग लगाए हैं बल्कि हमने दुश्मन पे अपनी बर्तरी साबित भी कर दी। और भारत का अगर आप मीडिया देखें या उनके लोगों के बयानात और बातें देखें तो ऐसा लगता है कि वो जख्मी शेर की तरह घूम रहे हैं और वो कुंडली देखते फिर रहे हैं कि दोबारा कब हमें मौका मिले, किस तरह से हम अपनी हार का बदला लेने के लिए कोई और एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर में एयर सुप्रियोरिटी की जब हम बात करते हैं, एयर डोमिनेंस की बात करते हैं, तो उसी तरह information superiority is very important. Where do we stand in that in comparison of India? मैंने एक दो वीलॉग्स पहले भी किए हैं, और मैंने एक मतलब एक स्टेटमेंट दी थी कि जी। साइबर और स्पेस वॉरफेयर में हम इंडिया से एटलीस्ट 10 साल, 10 से 15 साल आगे हैं। ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो है, इंडियन जो वीलॉग व्यूअर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने गुस्से का इजहार किया। ठीक है ना। लेकिन आई इस पे स्टिल भी स्टैंड करेंगे। ऑन माई स्टेटमेंट। ठीक है ना, कि देखिए, असल में जो जंगें हैं वो जज्बे से लड़ी जाती हैं, लेकिन जज्बे से पहले जो है ना, जो फौज होती है या जो एम्प्लॉयमेंट फोर्सेस होती हैं, उनके अंदर अकल भी होनी चाहिए और एक स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए जंग हम्म। लड़ने की। ठीक है ना। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर जज्बा हो
तो जीत आपका मुकद्दर बनती। ट्रू। ठीक है ना। पाकिस्तान एयरफोर्स की खास चीज क्या है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक वाहिद फोर्स है, मैं कहूंगा दुनिया में, जो हर वक्त अपने आप को जो है ना टेस्ट एंड ट्रायल मोड में रखती है। हम हर वक्त इंप्रूव करने के पीछे होते हैं। वी जब अमेरिका ने टॉप गन स्कूल बनाया, हमने उनके मुकाबले का टॉप गन स्कूल बनाया, और अ, हम इतने अच्छे हो गए उसमें कि इवन अमेरिकन कहते थे कि हमारा कॉम्बैट कमांडर स्कूल जो है हमारे उनके टॉप गन स्कूल से बहुत बेहतर है। लेकिन कोई 10-12 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स को रियलाइज हुआ, क्योंकि आप जब अपनी फौज को या फोर्स को तैयार करते हैं, तो आप आज के लिए नहीं तैयार करते, आप उसको अगले 5-10-15 साल के लिए तैयार करते हैं। और उसी के ऊपर आपकी एक्विजिशंस होती हैं, उसी के ऊपर आपकी डेवलपमेंट्स होती हैं, उसी के ऊपर आपका R&D होता है, और उसी के ऊपर आप अपनी फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रियलाइज किया कि जो आगे जो जंग है वो जो है ना एक डिफरेंट तरीके से होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके बीच एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर बन जाएगा। ठीक है ना। और एयर एयर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रोजाना के हिसाब से तब्दील हो रही होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा लीथल एंड एडवांस्ड दिमाग जो है वो इसकी डेवलपमेंट में या R&D में लगे हुए हैं। ठीक है ना। सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक हायर स्कूल ऑफ लर्निंग बनाया है, जिसको हम एस कहते हैं, एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है ना। और उन्होंने फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटजी को गाइड किया। मैं आज की लीडरशिप को इस चीज की मई 2025 की विक्ट्री के ऊपर बहुत दाद देता हूं। लेकिन इस विक्ट्री की बुनियाद मई 2025 में नहीं पड़ी थी, इस विक्ट्री की बुनियाद एटलीस्ट 10 से 15 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के एल्डर्स ने रखी थी। ठीक है ना। कि उस तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। देखिए, जो है ना टेक्नोलॉजी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना। आप जितने मॉडर्न जहाजों पे जाते जाएंगे, आपके रेडार सबसे, अगर आपने एयर टू एयर बैटल जीतनी है, तो आपका रेडार एनिमी से बेहतर होना चाहिए, आपका थ्रेट वार्निंग सिस्टम जो है उसकी लाइब्रेरी मोस्ट अपडेटेड होनी चाहिए, उसके अंदर सारे एनिमी वेब ग्राउंड एंड एयर वेपन्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए, या उसके जो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एम्बेड होनी चाहिए। आपका जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, या वो जो है उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि इतना आसान नहीं होता, आपको हर वक्त अपने आप को एक तैयारी की स्टेट में रखना होता है। और जो बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज होती है, जो आपने लिंक 17 की भी बात की और उसके ऊपर, वो ये है कि देखिए, कोई भी दुनिया में कंट्री सवाए अमेरिका की ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास अपने वेपन्स के अलावा कोई और वेपन्स ना हो। ठीक है ना। जैसे हमारे पास हमारे जहाज जो हैं वो फ्रेंच भी हैं, वो चाइनीज भी हैं, वो अमेरिकन भी हैं। ठीक है ना। हमारे थ्रेट वार्निंग सिस्टम हो सकता है कि इटालियन हो, हमारे रेडार्स हो सकता है कि इटालियन और फ्रेंच हो, अमेरिकन हो। पूरी ठीक दुनिया है में ना। यही प्रैक्टिस है। यही प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन जब आपने एक कोहेसिव पिक्चर बनानी होती, अच्छा, जब आपने एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करनी होती है, तो आर्मी के पास हो सकता है कि चाइनीज टैंक्स हो, यूक्रेनियन टैंक्स हो। ठीक है ना। उनका जो कमांड सेंटर है वो उसके ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है वो हो सकता है कि वेस्टर्न यूरोपियन मॉडल का हो। ठीक है ना। तो आपने अगर एक कोहेसिव पिक्चर बनानी है, तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से बात करना चाहिए। पहले इंट्रा सर्विस और फिर इंटर सर्विस, ऑल सिस्टम्स शुड टॉक टू ईच अदर, ताकि जो कमांडर है जो बैठा हुआ है कमांड सेंटर के अंदर, उसके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हो, और उसकी डिसीजन मेकिंग सेकंड्स के अंदर हो, मिनट्स में भी ना हो। ठीक ठीक है। है ना। तो ये जो लैंग्वेज है जिसके ऊपर सारे सिस्टम्स एक दूसरे से बात करते हैं, वो जो लिंक है, वो जो है ना हमेशा इंडिजिनस होता है। ट्रू। ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम एक अमेरिकन लिंक लें और उसको सारे सिस्टम्स के ऊपर ऑपरेशनलाइज कर दें, कि चाइनीज वेपन्स भी उस पर बात कर रहे हैं, स्वीडिश वेपन्स भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, इटालियन वेपन्स भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता।
क्योंकि ट्रू। आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर R&D करनी पड़ती है। आपने एक ऐसा लिंक बनाना होता है जिसको हर वेपन सिस्टम को वो पढ़ सके। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी, दीज लिंक्स आर गोइंग टू बी इंडिजिनस। और सर ठीक है ना। ओवर द इयर्स हमने। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस लिंक के ऊपर, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, 10-15 साल पहले काम शुरू किया। जब आप लिंक डेवलप भी कर लेते हैं सलमा, तो आपने उस लिंक को अंडर टेस्ट एंड ट्रायल्स लेकर आना होता है पहले। ट्रू। जब आप टेस्ट एंड ट्रायल्स को अप्रूव कर देते हैं, तो फिर आप उनके ऊपर एक्सरसाइजेस करते हैं इस लिंक के ऊपर। क्योंकि हर सिनेरियो के साथ आपको उस लिंक की लिमिटेशंस, उसकी शॉर्टकमिंग्स पता चलती हैं, और फिर आप हर एक्सरसाइज के बाद उस चीज को अपग्रेड करते हैं। जब आप उस चीज को अपग्रेड करके उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप समझते हैं कि मैं इसको जंग के अंदर लेके जा सकता हूं, तो आप अपनी फोर्सेस के लिए, आप अपने जो फाइटिंग फोर्स है उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं कि जी अच्छा अब आप इसके ऊपर काम करेंगे या इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है ना। और सही। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट 10 से 12 साल लगते हैं। सिर्फ जो लास्ट स्टेप है कि आपने अपनी फोर्सेस को एक लिंक के ऊपर ऑपरेशनलाइज करना होता है, इसके ऊपर 4 से 5 साल लगते हैं। सो ये जब मैं आपसे कहता हूं कि जी कि हम इंडिया से बहुत आगे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने इन सारी चीजों की लिमिटेशंस को उस वक्त सोचा था। ठीक है ना। और उनको हमने अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम किया। दूसरा, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हमारी इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, ठीक है ना, जितना इंडिया के पास है। सो जिसको कहते हैं ना, हमने कम कीमत के अंदर एक आला काम करना होता है। ठीक है ना। और वो सिर्फ लो उस वक्त हो प्रोफाइल सकता हाई है। इम्पैक्ट स्ट्रेटजीज। जी। और इसीलिए आई थिंक एवरी पाकिस्तानी शुड बी वेरी प्राउड, on the achievements of all its institutions, ट्रू। but especially on Pakistan Air Force, क्योंकि 2019 में भी और 2025 में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह दिखलाया है कि आपने जब भी उसको एक सिनेरियो के अंदर पिच किया, वो उस वक्त उस सिनेरियो में उन घंटों के अंदर अपनी एनिमी से बेहतर थी। अच्छा सर, ये 2019 वाले वाकये पे मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब बालाकोट इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस अप्रोच में क्या बेसिक चेंजेस किए कि उसके बाद हमने दुश्मन को एक मुख्तलिफ तरीके से रीड करना शुरू किया, और 2019 का इंसिडेंट और उसके बाद जो भी चीजें हुई, और खास तौर पे जो हमारी मई 2025 की जो वॉर थी, उस पे हमने किस तरह से अपनी बर्तरी को साबित किया। देखिए सलमा, ये तो एक बहुत ही आपने, जिसको कहते हैं ना, एक जामे सवाल मुझसे पूछ लिए। इसका तो जवाब देने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको ना चंद मिनटों में जो ना एयरफोर्स की थिंकिंग बता दूं। जी सर। देखिए 2019 में अ, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट याद हो कि वो कहते थे कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते, अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते। ट्रू। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, राफेल आप ले लें, देख लेते हैं उसको भी। ठीक है ना। लेकिन जब आप आर्ट ऑफ वॉर पढ़ते हैं ना, एक सन की बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी की बुक है, उसके हम्म। अंदर वो कहते हैं कि जी एक छोटी फोर्स जो है वो बड़ी फोर्स के ऊपर हमेशा कामयाब होगी अगर वो बड़ी फोर्स को सरप्राइज कर सके। ठीक है ना। सो सरप्राइज इज द फर्स्ट एलिमेंट जो एक स्मॉल फोर्स बड़ी फोर्स के ऊपर हासिल करने की कोशिश करे। हमने ये देखा कि इंडिया जो है वो जहाजों की तरफ जा रहा है, वो क्या कहते हैं, टैंक्स खरीद रहा है, वो क्या कहते हैं, शिप्स ले रहा है वो। हमने उनको हर उस चीज के अंदर काउंटर किया, लेकिन हमने कहा कि अब हम इनको उस डोमेन में लेके जाएंगे जहां ये सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। और फिर हमने साइबर सिक्योरिटी या साइबर को, साइबर स्पेस को और स्पेस को, जिसको सैटेलाइट स्पेस होती है, उसको इंटेग्रेट किया अपने ऑपरेशंस के अंदर। हम्म। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आपको एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा एक्सप्लेन कर दूं कि हम्म। हमारी अ, ये हमारे सैटेलाइट्स, हमारे क्या कहते हैं, जो साइबर वॉरियर्स हैं वो, हमारे जहाज, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमारे ड्रोन्स, हमारे यूकैव्स, ये जो सारी है ना, ये एक सिस्टम के ऊपर, एक लिंक के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है ना। और हम एनिमी को बजाय जब वो अटैक करने के मूड में हो, तो हम उसको इतना कंफ्यूज कर दें कि वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में चला जाए
और वो क्या कहते हैं, लड़ना भूल जाए। ठीक है हम्म। ना, जब उसको ये डर होगा कि यार ना, मैं तो अपने एयर डिफेंस कंट्रोलर से बात नहीं कर सकता, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा कि मेरे रडार पे जो पिक्चर आ रही है ठीक है या गलत है। ठीक है ना, मुझे जो मैसेज दिया जा रहा है या जो मैं आवाज सुन रहा हूं वो मेरे सपोर्टर की है या पाकिस्तान के किसी स्पूफर ने ये कॉल दी है। ठीक है ना, तो आपने पायलट्स को और उनकी हर डोमेन में आप अंदर घुस गए। बिल्कुल। और हमने जब मई 2025 में उनके साथ इंडिया के साथ जंग की, तो जो राफेल गिराना था ना, वो आखिरी अमल था। ठीक हम्म। है ना, जो क्या कहते हैं, हमने पहले उनकी साइबर स्पेस में गए, हमने उनकी सारे ग्रिड स्टेशंस को थोड़ी देर के लिए जैम कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके कमांड सेंटर्स बंद हो गए। हम्म। ठीक है ना, अगर आप बैठे हुए हो एक कमांड सेंटर में और लाइट चली जाए, हम्म। ठीक है ना, अब आप सोचें कि उस कमांड सेंटर को दोबारा, आप अपने स्टूडियो को देख लें, या अगर लाइट चली जाए तो दोबारा आपको ऑपरेशनलाइज होने में 2 से 3 मिनट तो लगेंगे ना। ट्रू। So, ठीक है ना, अब यही 2 से 3 मिनट जो है ना डिसाइसिव चीज होंगी। सेकेंडली, अगर आपने जंग लड़नी है, अपने अगर राफेल को काउंटर करना है, तो हम्म। आपने जंग को उस जगह लेके जाने कि जहां राफेल का जो मोस्ट लीथल वेपन है, जो कि उसका मीटियोर मिसाइल है, आप उस मीटियोर मिसाइल से बाहर रहें। अब मीटियोर मिसाइल की रेंज है 120 to 130 किलोमीटर। हम्म। ठीक है ना, और जब तक मीटियोर, हमने PL-15 नहीं लिया था, तो उस वक्त तक यानी कि इंडिया के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी। हम्म। लेकिन जब हमने इंडिया से, हमने अब PL-15 को ऑपरेशनलाइज किया, तो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हमारी तरफ आ गई, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि हम उसकी मीटियोर की रेंज से बाहर रहे। लेकिन जब आप, लेकिन कहना आसान है कि 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के ऊपर अगर आपने जहाज को शूट डाउन करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसको ट्रैक कर रहे होंगे 250 किलोमीटर से। ट्रू। जब आप 250 किलोमीटर के ऊपर अपने जहाज की रेडार पर उसको देखेंगे, ठीक है ना, तो एनिमी को भी अपने रेडार की कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने लॉन्च जोन से पहले पता चल जाएगा कि कोई जहाज हमें लॉक कर रहे हैं या हमें पेंट कर रहे हैं। सही ठीक है है। ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें स्पेस को, सैटेलाइट्स को, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन सिस्टम्स को अब इस तरह इंटीग्रेट करना था कि हमारे पायलट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, नॉलेजेबल रहें, और वो उस तरह अपनी टैक्टिक्स को डिवाइस करें कि वो बगैर अपने रेडार को ऑन किए हुए वो मिसाइल्स को फायर कर दें। देखिए, मई 2025 में मैं आपको ना एक फिगर दूंगा जिसके ऊपर हम सबको बहुत प्राउड होना चाहिए। हम्म। मई 2025 तक जो लॉन्गेस्ट एयर टू एयर शॉट थी ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने की थी एट हम्म। 100 किलोमीटर्स। हम्म। इन मई 2025 पाकिस्तान एयरफोर्स took the longest shot from 100 kilometers to 200 kilometers। ठीक है ना, एंड आज पूरे दुनिया में एविएशन हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट शॉट है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है। ठीक है ना, ट्रू। ट्रू। सिंस 1971 54 years have passed। ठीक है ना, एंड पाकिस्तान एयरफोर्स हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल एयरक्राफ्ट इन दैट्स अ कॉम्बैट। वंडरफुल अचीवमेंट सर। आपकी गुफ्तगू इतनी इंफॉर्मेटिव है कि मुझे पूरा 2 या 3 और प्रोग्राम्स चाहिए ताकि मैं आपसे ये मजेदार बातें सुन सकूं। अभी तो इतना कुछ पूछना बाकी है और वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया। तो 3 चीजें जो अभी तक हमने कंक्लूड की है वो है एआई ड्रिवन वॉरफेयर में हमने प्रिसीजन ओवर क्वांटिटी अचीव की, टेक्निकल सोफिस्टिकेशन अचीव की और पायलट ट्रेनिंग एक्सीलेंस अचीव की। अफगानिस्तान के मामले में मैं आपका कमेंट जरूर चाहती हूँ। इफ आई कैन जस्ट से सलमा वन थिंग, जी जी जी। Pakistan Air Force has shown that the war is always fought with brain and हम्म। not with brawn। आपको, आप एज अ फाइटर, आपका दिमाग जो है, और जो है ना, वो एनिमी से बेहतर होना चाहिए जीतने के लिए। अब हम्म। उसके लिए आपको सारी मेहनत पीस टाइम में करनी। द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और ये पाकिस्तान ने पिछले 54 ईयर्स से करके दिखला रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स हर हम्म। एक को, कि हम जो जो हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह,
उसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है ना सुरखरू और फतेहमंद है। बेशक। अच्छा सर, अफगानिस्तान का मामला मैं चाहूंगी शॉर्ट कमेंट कर दें इस पे कि बातचीत के दौरान भी क्या हमारी एयर सर्विलेंस स्ट्रेटेजी जो है वेस्टर्न बॉर्डर पे वो तब्दील हो चुकी है, या हम तब्दील कर चुके हैं, या चीजें उसी तरह से चल रही हैं? और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो होती थी जब ताल्लुकात बेहतर थे या इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी, क्या वो अब भी बरकरार है? देखिए, पाकिस्तान ने एक लेसन लर्न किया है हम्म। मेरे ख्याल में, और वो ये है कि जो है ना हमें कभी भी अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए। हम्म। ठीक है ना, मई 2025 के बाद इंडिया जो है ना, आपने कहा कि जख्मी शेर, मैं कहूँगा कि वो जो है ना बहुत उन्होंने पूरी दुनिया में हजीमत उठाई है। हम्म। ठीक है ना, मई 2025 के बाद उनको खुद, अगर आप उनका सोशल मीडिया देख लें, आप उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, वो एक फेलियर को सक्सेस में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम्म। जब उनको मई 2025 में यानी कि हजीमत उठानी पड़ी, तो उन्होंने अपने प्रॉक्सीज जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान में थे, तहरीक हम्म। तालिबान पाकिस्तान, BLA, दाइश, अलकायदा, उनको हमारे खिलाफ लॉन्च किया। और हम्म। अगर आप टाइमिंग वाइज देखें कि मई में उनको डिफीट हुई, ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर में उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को लॉन्च किया, और वो ये चाह रहे थे कि जब हम बिल्कुल ब्लीड हो चुके हों तो नवंबर में वो अपनी एक्सरसाइज करें, और अगर मौका मिले तो उसको जो है पाकिस्तान का कोई टुकड़ा, जिस तरह वो ब्रास्टेक्स में 1986-87 में उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया था, तो उन वो ब्रास्टेक्स की तरह पाकिस्तान को दोनों साइड से स्क्वीज कर सकें। और जब हमारी फोर्सेस दोनों बॉर्डर्स को देख रही होंगी तो हमारी एफर्ट डाइल्यूटेड होगी। आई सही। थिंक हमें अपनी गवर्नमेंट को और अपने डिफेंस प्लानर्स को बहुत यानी कि तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इससे पहले कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो जाते, ठीक है ना, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको काउंटर किया। और अगर हमने वो तरीके ना अपनाए होते कि हमने अफगानिस्तान में घुसकर उनको मारा है, ठीक है ना, तो अभी भी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स जो है ना, वो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना, वो इसी तरह होता है जिस तरह पहले था। ठीक है। अब जो है, अगर आप ये देखें, जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स खत्म हुई है हम्म। कोई 10 दिन पहले, तो उसके बाद से अभी तक पीस है पाकिस्तान में, कोई मेजर अटैक नहीं हुआ। और ठीक। इसका मतलब ये है कि चाहते हुए ना चाहते हुए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसको रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान के साथ इतना फड्डा करना अच्छा नहीं है, कि और क्या जहां ऑन टाइम, पाकिस्तान अंदर ये घुस जाए। रियलाइजेशन बहुत जरूरी थी। थैंक यू सो मच ठीक एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। और मैं चाहूंगी कि आप जरूर नेक्स्ट टाइम हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें, इससे पहले कि हमारा लिंक हमें धोखा दे जाए। तो हमें है। कन्वर्सेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा। और वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल हो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।